जैसा जी इन्होंने जो अपना टॉपिक रखा है, जैसे तापमान में गिरावट होएगी तो किसान किस तरीके से अलर्ट पर रहे, कौन से रोग जो गन्ने के अंदर आने की संभावना है और कौन कौन से उर्वरक किसान अपने गन्ने में जो है प्रयोग कर सके है जी। बहुत सही सवाल किया आपने। आज 20 तारीख है, जो रात गई है इसमें उत्तराखंड और आसपास के कुछ जनपदों में हल्की फुल्की बारिश हुई है और संभावनाएं है कि एक मुख्य समस्या गन्ने में दिखाई दे रही है, जो इस तरह से देखिए, इसे गन्ने का GSD घासी पर्रो रोग कहते हैं। यानी इसमें गन्ने में और घास में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ये पौधा गन्ने का है लेकिन घास से भी बारीक दिखाई दे रहा है। और हाँ, ये एक फाइटोप्लाज्मिक डिजीज है जो कुलदीप मलिक है जी, ये वर्टागो या फटेरा का गन्ने में कितनी ऊंचाई तक प्रयोग कर सके हैं? ये देखो, बहुत सही सवाल है और इसमें बहुत भ्रांतियां है। ये पेड़ देखो, कैमरे सामने पेड़ लगाओ, यदि हम इसके तने को आरी से काट दे तो 1 घंटा नहीं लगेगा इसकी छोटी वाली पत्ती सूखने का जी। तो कुछ लोगों में यह है कि गन्ना जब बड़ा हो जाता है तो दवाई ऊपर तक नहीं जाती। जब गन्ने में ऊपर पानी जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, तो दवाई भी ऊपर जाती है लेकिन नमी के साथ साथ जाती है। इसलिए राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाई गन्ने की फसल पे जो वीडियो चल रही है फिलहाल, और इस टाइम जो है आज गांव सिकेड़ा के अंदर है और तारीख है आज 20। तो भाई आज की वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे जैसे तापमान में गिरावट होएगी तो कौन कौन से रोग जो है या कौन कौन से कीट गन्ने के अंदर आने की संभावना है, और जैसे तापमान कम होएगा, बरसात का मौसम चलेगा, तो किसान अपने खेत में किस प्रकार के उर्वरक या खाद वगैरह का प्रयोग कर सके है। तो सामने अपना जो किसान है भाई, एक बार उनका परिचय भी कराएंगे और जो अपने कुशलवीर सिंह जी हैं उनसे भी जो है जानकारी लेंगे कि किस तरीके से उसका प्रबंधन करा जावे। तो पहले एक बार जो किसान है उनसे बात करेंगे। अच्छा, राम राम जी। एक बार जो है ना, अपना जो हमारे किसान देख रहे हैं उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय करवा दो जी, गाँव का नाम और जो है अपना नाम। जयप्रकाश त्यागी, गांव सिकेड़ा जी, जनपद आबू। तो आज आपका कोई सवाल है जी इनसे जो है? हाँ, सवाल है जी, बताओ। एक तो ये है कि जैसे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी, उसमें रोग और कीट का नियंत्रण कैसे हो जी, और मतलब ये जो हम NPK वगैरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, इन्हें सही समय पे और सही उनकी मात्रा किस प्रकार से दें। जी, आप और अपना परिचय कराओ जी एक बार। लकराम सिकेड़ा जी, पोस्ट सिंबावली, जनपद हापुड़। आपका भी कोई सवाल है जी आज का? सवाल ये है जी कि इस टाइम में खाद फर्टिलाइज़र की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो जी एक बार परिचय कराओ जी अपना। नमस्कार जी, मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंबावली शुगर्स लिमिटेड, सिंबावली। जैसा जी इन्होंने जो अपना टॉपिक रखा है, जैसे तापमान में गिरावट होएगी तो किसान किस तरीके से अलर्ट पर रहे, कौन से रोग जो गन्ने के अंदर आने की संभावना है और कौन कौन से उर्वरक किसान अपने गन्ने में जो है प्रयोग कर सके है जी। बहुत सही सवाल किया आपने। आज 20 तारीख है, जो रात गई है इसमें उत्तराखंड और आसपास के कुछ जनपदों में हल्की फुल्की बारिश हुई है और संभावनाएं है कि 1 हफ्ते के अंदर प्री मानसून बारिश होने की यहाँ पे भी संभावनाएं है। बारिश होने से टेम्परेचर डाउन होगा, ह्यूमिडिटी जिसे उमस कहते हैं वो बढ़ेगी, और उमस बढ़ने पे क्या क्या रोग पैदा होंगे उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा, और कौन कौन से कीट लगने की प्रबल संभावनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो 1 बाय 1 चलते हैं। गन्ने के प्रमुख कीटों में टॉप बोरर चोटी बेधक कीट कहा जाता है, और चोटी बेधक कीट जो है ये 5 से 6 पीढ़ियां इसकी नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में गन्ने की फसल पे अटैक, आक्रमण करती है, जिसका कंट्रोल करना एक दवाई से बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगभग मार्च के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक ये 5 पीढ़ियां गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। और कोई भी दवाई है, जैसे कार्बोफ्यूरान 3G है, कार्बोफ्यूरान 3G का जो असर है 20 से 25 दिन रहता है। क्लोरएंट्रिप्रोल, नीलिप्रोल, जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती है, जैसे कोराजन FMC कोराजन के नाम से बनाती है, बेस्ट एग्रोलाइफ सिटीजन के नाम से बनाती है, इसका दानेदार FMC फटेरा के नाम से बनाती है,
बेस्ट एग्रोलाइफ विस्तारा के नाम से बनाती है, सिजेंटा वर्टागो के नाम से बनाती है, अरावली क्रॉप साइंस इसको वीबर जीआर के नाम से बनाती है। तो ये सभी दवाइयाँ जिनका कंपनी क्लेम करती है, लेवल क्लेम जिसे कहते हैं, वो 90 दिन का है। लेकिन मैं मानता हूँ कि गर्मी में कोई भी दवाई 90 दिन काम नहीं करती, 60 से 70-75 दिन वो कारगर होती है। इसीलिए टॉप बोरर का सही कंट्रोल करने के लिए अप्रैल के महीने से जो फसल जम के तैयार हो चुकी, जो अप्रैल में बुआई होती है उसमें तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो फसल अप्रैल के महीने में जम के तैयार खड़ी है उसमें अप्रैल में ये फटेरा, कोराजन, विस्तारा, वीबर जीआर इनका प्रयोग कर देना चाहिए। और उसके 60 दिन बाद फिर से दूसरी बार दवाई का प्रयोग करना चाहिए, तभी टॉप बोरर से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। टॉप बोरर इस तरह का कीट है, ये मुख्य जो बढ़वार होती है गोफ, उसको बाधित करता है, उसको बेच देता है और ये बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और इसमें नीचे की जो कलिकाएं है वो उभर के फूटना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ देखो ये बड़ उभर रही है, तो यहीं से ये फूट के आगे की तरफ बढ़वार करना फिर शुरू कर देगी। तो इसलिए टॉप बोरर चूंकि अंदर कहाँ रहता है, ये बाहर नहीं रहता। कुछ किसानों का मानना ये है कि ये कीट बाहर रहता होगा या कहाँ रहता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये कीट काफ़ी अंदर रहता है, जिसे ढूंढना देखना हर किसान के बस की बात नहीं है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कीट रहता है, इसकी सूंडी नुकसान पहुंचाती है फसल को, तो ये यहाँ पे मिलती है। इसीलिए 8 किलो फटेरा, विस्तारा, वीबर जीआर या 5 किलो वर्टागो या 150-150 मिलीलीटर कोराजन या सिटीजन का 400 लीटर पानी में घोल के ड्रेंचिंग करे, या जो दानेदार दवाई है उसको लाइन डाल के पानी भर दे। नंबर 2, आजकल गन्ने में ब्लैक बग, काला चीटा कीट भी दिखाई दे रहा है, जो गर्म मौसम में गन्ने की गोफ के अंदर घुस के कोमल पत्तियों और रस चूसता है, जिससे फसल पीली पड़ जाती है। उसके कंट्रोल करने के लिए हम 400 से 500 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर उसके 200 से 250 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देंगे, तो ब्लैक बग से भी हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरी बीमारियों में है, आप इस पत्ती को देखिए, ये पत्ती ऐसी है जैसे गांठ मार रखी है, तो ये एक फफूंदी जनित बीमारी है जिसे हम लीफ बाइंडिंग कहते हैं। और दूसरा एक जो रोग आने वाला है अभी आने वाले टाइम में, जिसे हम पोका बोइंग कहते हैं। पोका बोइंग में फफूंदी के द्वारा पत्ती गल के टूट जाती है और इसमें एक भाले नुमा गन्ने की पत्ती हो जाती है, जैसे गलन आ गई है, तो इसमें पोका बोइंग रोग के लक्षण है, पत्ती गल के टूट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि पोका बोइंग से कंट्रोल करने के लिए या लीफ बाइंडिंग से कंट्रोल करने के लिए अपनी फसल में 500 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 से 250 लीटर पानी में घोल के खड़ी फसल पे स्प्रे कर देने से ज्यादातर फफूंदी जनित बीमारियां जैसे पोका बोइंग है, लीफ बाइंडिंग है, लीफ ट्विस्टिंग है, ये बीमारियां नष्ट हो जाती है। एक मुख्य समस्या गन्ने में दिखाई दे रही है, जो इस तरह से देखिए, इसे गन्ने का GSD घासी पर्रो रोग कहते हैं, यानी इसमें गन्ने में और घास में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ये पौधा गन्ने का है लेकिन घास से भी बारीक दिखाई दे रहा है। और हाँ, ये एक फाइटोप्लाज्मिक डिजीज है जो किसी फफूंदी बैक्टीरिया के द्वारा नहीं है, एक पौधे से दूसरे पौधे में ये इंसेक्ट के द्वारा भी फैलती है। काटने वाले जो यंत्र होता है, दराती है, पलकटी है, कसला है, उससे भी ये बीमारी फैलती है। इसे ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है। इससे अपनी फसल को बचाने के लिए रोगग्रस्त झुंडों को जड़ से उखाड़ के, जैसे ये उखाड़ा हुआ है, और खेत से बाहर ले जाके नष्ट कर देना ही इसका सही उपाय है, ताकि ये रोग आगे फसल में ना फैल पाए।
इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, खाद और उर्वरकों पे आपने बात की थी, तो सर इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर ये छूट गया है कि इसे उखाड़ने के बाद में भूमि उपचार कैसे करें? इसको उखाड़ने के बाद में भूमि उपचार में आप कोई, वैसे कुछ लोग जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, लेकिन ये फफूंदी यदि है, फफूंदी वाली बीमारी है, तो उसे उखाड़ के ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए। इसमें ब्लीचिंग पाउडर की भी आपको आवश्यकता नहीं है, केवल खेत में उखाड़ के और आप पानी लगा दे। इसे ऐसे हथियार से ना काटे जिससे आपको दूसरा गन्ना भी काटना पड़ता है। ये ज्यादातर उससे फैलता है, एक गन्ने में जीएसटी लगा है, पलकटी से गन्ना काट रहे हैं आप, तो दूसरे गन्नों में ये रोग फैल जाता है। दूसरी बात आते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। फास्फोरस फर्टिलाइजर जो है वो बुआई के टाइम दे दिया जाता है, पोटास भी लगभग बुआई के बाद दे दिया जाता है। अब बात आती है 30 जून तक, हमने पहली भी वीडियो में कहा है, जिस गन्ने की बुआई आपकी 31 मार्च तक पूरी हो चुकी थी, या पेड़ी फसल है जिसके पौधे की कटाई 31 मार्च तक हो चुकी थी, उसमें हमें 30 जून तक फर्टिलाइजर पूरा कर देना चाहिए। अब फर्टिलाइजर में केवल यूरिया बचा है, और यूरिया की लगभग मान के चलिए आपको कि 350 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से किसान को देना पड़ता है गन्ने में, जिसमें से नैनो यूरिया यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उतना ही आप 1 एकड़ में 1/2 लीटर नैनो प्रयोग कर रहे हैं तो आप 45-50 किलो यूरिया दानेदार कम कर सकते हैं। लेकिन इसको इंस्टॉलमेंट में दे देना चाहिए। अभी भी समय है कि 2 बार में यूरिया की पूरी डोज पूरी कर देनी चाहिए जो बची हुई है। और यदि किसी ने ज़्यादा पहले पूरा कर दिया तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार में यूरिया 50 किलो प्रति एकड़ से ज़्यादा ना दे। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यूरिया को शाम के समय दे। दूसरे, यदि फसल कमज़ोर है, बढ़वार नहीं हो रही है, तो कैल्शियम नाइट्रेट 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप खड़ी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए नमी बना के रखें और ध्यान रहे कि कैल्शियम नाइट्रेट को फास्फेटिक फर्टिलाइजर डीएपी एनपीके में बिल्कुल भी मिला के प्रयोग न करें। यूरिया में मिला के आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यदि किसी फसल में बढ़वार में दिक्कत आ रही है, टिल्लिंग नहीं हो पा रही है, तो एनपीके चाहे 18-18 हो या 19-19 हो या 052-34 है। यदि किसी ने पोटास नहीं डाला तो 052-34 या 0050 2 किलोग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ की दर से एक बार स्प्रे करने से फसल में काफी हद तक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और फसल अपनी सही बढ़वार पर आ जाएगी। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर जी, सल्फर की हम कैसे मतलब पूर्ति करें, किस मात्रा में सल्फर घेरें? हाँ, गन्ने में बहुत सही सवाल है। देखो, सल्फर एक आवश्यक पोषक तत्व भी है और साथ ही साथ ये सल्फर एक फंजीसाइड भी है। आजकल गन्ने में बहुत सी फफूंदी जनित बीमारियां हैं। यदि हम सल्फर डालते हैं तो हम फसल को उत्पादन भी बढ़ाते हैं, जमीन में पोषक तत्वों की पूर्ति भी करते हैं और आपका गन्ने को फफूंदी जनित बीमारियों से भी बचाते हैं। इसलिए सल्फर के 2 रूप किसान को मिलते हैं। एक मिलता है WDG सल्फर, वाटर डिस्पर्सेबल ग्रेन्यूल। इसकी 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप खड़ी फसल में यूरिया या अन्य खादों में मिला के प्रयोग कर सकते हैं। या एक बेंटोनाइट सल्फर आती है 90% दानेदार, उसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से। अच्छा तो है कि बुआई के टाइम डाले। बेंटोनाइट सल्फर यदि डालनी है तो बुआई के टाइम डाले। और WDG सल्फर यदि है तो 1 किलोग्राम WDG सल्फर 200 लीटर पानी में घोल बना के आप खड़ी फसल पे स्प्रे भी कर सकते हैं। हेलो, किसी पहली वीडियो की कोई क्यूरीज हो तो आप बता सकते हैं। कुछ सवाल हैं जो किसान करे हैं जी, तो उनके जवाब देने हैं। थोड़ा ये है, एक रोहित सिंह है, गन्ने की पत्ती जो है उस पर काले रंग का कीट लगा हुआ, हाँ, रस चूस रही है। हाँ, काले रंग का कीट, ये रस चूसक कीट होता है, सकिंग पेस्ट इसे कहते हैं। ये ब्लैक बग मैंने आपको वीडियो में बताया है, गर्मी में फसल पे अटैक करता है। तो इसके लिए 400 से 500 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल में स्प्रे कर दे। और स्प्रे जो करे वो गोब की तरफ हम नोजिल को रखे, ऐसे गन की तरह ना रखे, जिससे जो घोल है वो गोब में गिरेगा, तब जाके कंट्रोल हो पाएगा।
शिवम चौहान है जी, वो कह रहे हैं जिस गन्ने के अंदर सूंडी लग गई, जो टॉप बोरर लग गया, वो रिकवर कर पाएगा या नहीं? हाँ देखो, जिस गन्ने के अंदर सूंडी एंट्री हो चुकी है और सूंडी की जो इंस्टार होती है फर्स्ट या सेकंड इंस्टार तक लगी है और उस दौर में हमने दवाई डाल दी है, खेत में नमी बना के रखी है, वहां तो कंट्रोल हो जाएगी। यदि सूंडी थर्ड इंस्टार या फोर्थ इंस्टार में पहुंच जाती है तब होना मुश्किल है। अब्दुल्ला चौधरी हैं जी, आधे खेत में डंडे का रोग लगा हुआ है। डंडे का रोग यहाँ स्थानीय भाषा में पोका बोइंग को डंडे का रोग कहते हैं। पोका बोइंग जो है आपका टॉप रोट फंगल होता है, इसके डंडे का रोग भी स्थानीय भाषा में कहते हैं। इसके लिए आप केवल गन्ने की जो बीमारी है उस बीमारियों में पोका बोइंग ही ऐसी बीमारी है जो दवाई से ठीक हो जाती है। इसके लिए 500 ग्राम से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करने से राहत मिल जाएगी। एक ये यूपी 11 किसान की दुनिया वाले हैं, ये बोल रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट की जगह कैल्शियम क्लोराइड प्रयोग कर सके ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि कैल्शियम नाइट्रेट को आप जैसे गर्मी पड़ रही है इस समय भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड को टेम्परेचर 40 से नीचे आने पे, बरसात होने पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दोनों की डोज में भी अंतर है। कैल्शियम नाइट्रेट 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए, जबकि कैल्शियम क्लोराइड आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ही प्रयोग करना चाहिए। एक ये कुलदीप मलिक है जी, ये वर्टागो या फटेरा का गन्ने में कितनी ऊंचाई तक प्रयोग कर सके हैं? ये देखो बहुत सही सवाल है और इसमें बहुत भ्रांतियां है। ये पेड़ देखो, कैमरे के सामने पेड़ लगाओ, यदि हम इसके तने को आरी से काट दे तो 1 घंटा नहीं लगेगा इसकी छोटी वाली पत्ती सूखने का जी। तो कुछ लोगों में यह है कि गन्ना जब बड़ा हो जाता है तो दवाई ऊपर तक नहीं जाती। जब गन्ने में ऊपर पानी जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, तो दवाई भी ऊपर जाती है, लेकिन नमी के साथ साथ जाती है। इसलिए जब गन्ने की ऊंचाई कम होती है दवाई का असर 1 हफ्ते में हो जाता है, जब बड़ी होती है तो 10 से 15 दिन तक लग जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, गन्ने की जहां तक ऊंचाई है और जहां तक हमें दवा पहुंचानी है वहां तक चली जाती है। इसमें कुछ किसानों में या कुछ दवाई विक्रेताओं ने एक भ्रम पैदा कर रखा है कि ये दवाई इतनी ऊंचाई तक नहीं जाती। भाई इस पेड़ पे पानी जा रहा है तभी ये जिंदा है। आप आरी से इसका तना काट दो, पानी जाना बंद हो जाएगा और ऊपर की छोटी पत्ती जो 25-30 फीट पे है वो भी सूख जाएगी। चाहे कि परी चौधरी है, ये कह रहे हैं कोराजिन की स्प्रे गन्ने के ऊपर कर सके? नहीं, कोराजन की स्प्रे धान पे और फसलों पे रिकमेंडेड है। गन्ने पे केवल ड्रेंचिंग होनी चाहिए और ये 150 मिलीलीटर कोराजन को 400 लीटर पानी में घोल बना के मोटी धार से ड्रेंचिंग करे और तुरंत सिंचाई करे, तभी इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। प्रेम सुंदर त्यागी है जी, स्प्रे में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सके? नहीं, स्प्रे में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ ही रखनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 100 लीटर पानी में 1 किलो कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे में। तो भाई आज के जो सवाल है उनके जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुके हैं। जो हमारे किसान हैं उन्होंने जो कमेंट करके बात पूछी है उनके भी लगभग सभी कमेंट का जवाब दिया गया। अच्छा, जैसे ताऊ जी इन्होंने जानकारी दी है, कुशलवीर सिंह जी ने, तो लगी जी जानकारी के वास्तव में सही है, किसान के पक्ष में है जी? बिल्कुल 100% किसान के पक्ष में। तो जो आज के जैसे टॉपिक हमारा कि उर्वरक कौन कौन प्रयोग करने चाहिए और अधिक जैसे तापमान में गिरावट आएगी तो जो रोग है उनके बारे में सही जानकारी दी है? बिल्कुल सही है, दोनों जो बताए क्लोराइड का और उसका प्रयोग वो बिल्कुल सही बताया टेम्परेचर के हिसाब से जी। अपना एक बार परिचय कराओ जी। मैं देवेंद्र यादव जी, ग्राम नया बांस सिखेड़े का माजरा यहीं पास में। जैसे हम वीडियो वगैरह शूट करें तो आप भी देखो वीडियो वगैरह? हाँ देखते हैं। अच्छा, तो सही लगी जी वीडियो? हाँ बढ़िया लगती है। अच्छा जी, कुछ ज्ञान बढ़ रही है जी। हाँ जी, जानकारी सही लगी जी? जानकारी बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मतलब उपाय बताए गए हैं और इसमें कुछ छूटा तो है नहीं। अब करके कुछ छूट गया हो तो अपना कमेंट करके बता दें, मैं बाकी उनका हम जो सॉल्यूशन करा देंगे। अच्छा भैया एक बार जी अपना परिचय करा दो जी। मेरा मन सिखेड़ा जी, जानकारी सही लगी जी? हाँ सर जानकारी सही है। अच्छा भैया अपना परिचय करवाओ जी। आदेश त्यागी ग्राम सिखेड़ा जी। मतलब कोई ऐसी तो नहीं लगा कि जो दोगलापन कर रहे हैं कि किसी दवाई वगैरह ने हम रिकमेंड कर रहे हैं बहुत अच्छे जबरदस्ती? समझाया सभी। तो भैया यहाँ किसान है और भी बैठे हुए। जी जी जी, सवाल बिल्कुल पहले
सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का समय आ गया, जी तो हमें जो गन्ने की सोइंग के लिए अक्टूबर में वैरायटी दी जाए वो ऐसी वैरायटी दी जाए जो गर्मी को झेल सकें। जी बिल्कुल सही सवाल किया है। देखो, जो टेम्परेचर है या जो स्थिति है आज मौसम की, वो अनसर्टेन है। कभी कभी बरसात भी सूखी चली जाती है, कभी कभी गर्मियों में भी रेगुलर बारिश हो जाती है, कभी कभी सर्दियों में एक भी बारिश नहीं होती, कभी कभी सर्दियों में बरसात की तरह बारिश हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत डिफोरेस्टेशन का, वनों की कटाई होना, पेड़ ना लगाना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक सूचना ये भी देना चाहता हूँ, एक अर्ज करना चाहता हूँ किसानों से कि जिनके पास जमीन है, घर है, तो कम से कम परिवार के एक सदस्य के हिसाब से एक एक पेड़ जरूर लगाए, तभी हम वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन एक वैरायटी की जहां तक बात है, बहुत अच्छी 2-3 वैरायटी रिलीज हुई है। कोसा 17-231, कोसा 18-231, को लक 16-202। इनमें 17-231 का बीज उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा अक्टूबर से, और आने वाले टाइम में इन दोनों वैरायटियों का भी 18-231 और आपकी 16-202 का भी बीज जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, आज की जो वीडियो है पूरा टॉपिक रखा उसके अंदर, और जो कमेंट है, जो किसान के कमेंट है, उनकी भी जानकारी दी गई। भाई अपनी समस्या का जो निस्तारण है वो तुम्हारा कमेंट के जरिए करवा दिया जाएगा। आप कमेंट करो वीडियो के ऊपर। तो भाइयों, फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।